साफ तौर पे कहा जाए तो विधानसभा चुनाव का आगाज हो चुका है, क्योंकि चंद महीनों बाद ही विधानसभा चुनाव है और उसको लेकर के तैयारियां जोरों पर है। लगातार हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से जो है भावी उम्मीदवार है वो अपनी तैयारी कर रहे हैं। लेकिन यहां पर बड़ा सवाल उठता है राव इंद्रजीत सिंह का, जो अभी हाल ही में लोकसभा चुनाव जीते हैं और जीतने के बाद उन्होंने एक बड़ी बात कही थी कि अहीरवाल से होकर के सीएम का रास्ता निकलता है। आज हमने आपको सवेरे वो खबर भी दिखाई है कि राव क्या नया बड़ा फैसला लेंगे, क्या राव कोई ऐसी पहल करेंगे। तमाम दक्षिण हरियाणा की निगाह उस पर टिकी हुई है और उसी में बात करने के लिए हमारे साथ है राव समर्थक प्रवीण राव उर्फ बोबी जी और राजनीति विश्लेषक विनय यादव जी। क्योंकि राव ने बड़ी बात कही थी इस बार कि उनकी बेटी भी चुनाव लड़ेगी। अब तक बेटी कह रही थी, लेकिन अब राव ने भी मान लिया कि बेटी चुनाव लड़ेगी। सवाल बड़ा है बोबी राव जी आपसे, राव सीएम बनने की चाहत रखते हैं और पहली बार कहीं ना कहीं राव ने मुंह खोला है कि मैं सीएम की कुर्सी तक यानी कि पहुंच सकता हूं, और चुनाव प्रचार के दौरान भी ऐलान किया था कहीं ना कहीं अटेली में जाकर के कि हमारी मर्जी के बिना सीएम कैसे बन जाएगा। लेकिन सवाल यह है, क्या राव इंद्रजीत सिंह कोई बड़ा फैसला लेंगे अपने पिता की तरह, जो उनके पिता राव वीरेंद्र सिंह लेते थे? क्या अहीरवाल के तमाम नेताओं को साथ लेकर के चलेंगे? आखिर सीएम का रास्ता जाएगा तो जाहिर है तमाम अहीरवाल के नेताओं को साथ लेकर चलना पड़ेगा। ऐसे में तमाम जो नेता अपनी अपनी तैयारी कर रहे हैं, ऐसा कौन सा नेता है जो राव के साथ तालमेल बना करके कदम से कदम मिला करके चल सके? आप क्या सोचते हैं, क्या देखते हैं? मोहनलाल जी नमस्कार। मोहनलाल जी, ये तो अभी भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ है कि राव साहब क्या स्टेप लेते हैं। अभी है समय उसमें स्टेप लेने के लिए। और रही बात कि अहिरवाल का नेता कौन साथ चलेगा या नहीं चलेगा, तो मैं तो आपसे ही पूछना चाहूंगा कि जितने जो आप कह रहे हैं कि ताल ठोक दी है और इलेक्शन शुरू हो गए हैं, तो आपको इनमें से किस नेता में नजर आता है कि ये नेता इतना दमदार है कि जिसके पीछे वोट बैंक है, या कोई अपने बलबूते पे किसी भी विधानसभा क्षेत्र से किसी कैंडिडेट की भाई खुद को टिकट ना मिले तो लड़ते किसी दूसरे कैंडिडेट टिकट मिल जाए तो उसकी हेल्प करके सीट निकाल सके? आपको किस में दम नजर आता है इनमें से? मुझे तो दूर दूर कोई दिखाई देते नहीं है यहाँ। और अब राव साहब की अपने स्तर पर राव साहब ने अभी जो मीटिंग का दौर चल रहा है, बीच में वो 2-3 दिन से बाहर थे, अब वापस आ गए हैं। सरकारी कार्य अपने ये मंत्रालय के उस कार्य के लिए बाहर गए हुए थे, पीएम साहब के साथ, प्रधानमंत्री जी के साथ दौरा था उनका। वापस आ गए हैं, तो बीच में उनका अभी विधानसभा वाइज उनका अपना खुद का आकलन चल रहा है। तो अभी रेवाड़ी के जिले के विधानसभा क्षेत्र और गुड़गांव जिले की पटौदी का उन्होंने आकलन किया है। बाकी गुड़गांव का भी उनका चल रहा है, हो चुका है। नारनौल जिला बाकी है। तो पहले तो वो देखते हैं कि अपना निर्णय क्या लेते हैं और किस प्रकार से अपनी आगे व्यू रचना रचाई जाएगी। निर्णय तो उन्होंने अपना बता दिया है। सपना उनका कहीं ना कहीं है सीएम बनने का, और ये उम्र का अंतिम पड़ाव भी कहीं ना कहीं उनका राजनीति है। जिस तरीके से हर बार कहा जाता है आखिरी चुनाव है, तो अब ऐसे में बड़ा सवाल ये ना, राव के पास को रोड मैप है किस तरीके से। अगर मान लो उनको सीएम बनना है तो जाहिर है अपने कैंडिडेट तैयार करने पड़ेंगे, टिकट उनको दिलानी पड़ेगी, चाहे पार्टी की दिलाए चाहे किसी अन्य तरीके से दिलाए या फिर निर्दलीय चुनाव लड़ाए। तो कोई तो रोड मैप राव का आना चाहिए ना सामने। भाई बीजेपी कैडर के लोग तैयारी कर रहे हैं, राव कैडर के लोग तैयारी कर रहे हैं, तो राव कोई तो एक पर्टिकुलर बताए। बेटी को भी चुनाव लड़ाना है तो उसका भी कोई स्थान बताए कि कहां से चुनाव लड़ेगी। कम से कम 10-12 सीटों पर प्रभाव जब तक राव का रहेगा तभी तो वो सीएम बनेंगे ना। कोई ऐसे तो 10-12 कैंडिडेट हो जो राव एक बार पर्टिकुलर बता दे कि भाई ये कैंडिडेट है, इनके लिए अभी से तैयारी करनी है और इस बार 10-12 सीट निकालनी है, सीएम हमारा होगा, हम जिसको चाहेंगे वो सीएम बनेगा, या राव खुद सीएम बनेंगे। तो तैयारी तो पहले करनी पड़ेगी। ये नहीं ना कि जब आप कार्यकर्ता मीटिंग करते हो, कार्यकर्ताओं को उत्साह भरने के लिए एक सुबह छोड़ देते हो कि भाई दक्षिण हरियाणा से सीएम की सीट निकलती है, सीएम बन के निकलता है। मोहनलाल जी, राव साहब सीएम का सपना है, ठीक कह रहे हैं आप। बहुत लंबी राजनीति की है और एक परिपक्व नेता है, और दक्षिण हरियाणा में उनका अपना एक बहुत बड़ा वजूद है। मगर यहाँ दो बातें आ जाती हैं। अब आप जो कह रहे हो कि इंडिपेंडेंट लड़वाएंगे कैंडिडेट या क्या करेंगे या पार्टी करेंगे, तो भाई पार्टी के साथ तो पिछले 2 विधानसभा चुनाव हो गए हैं। यहाँ से आप गुड़गांव से लेके नांगल चौधरी तक देखेंगे
तो राव साहब ने कभी अपने सिर्फ 3 या 4 कैंडिडेट के लिए ही जिद की है कि भाई इनको टिकट दी जाए, वरना राव साहब ने पार्टी से अच्छा तालमेल रख के और पार्टी के अकॉर्डिंगली टिकट दी गई है। पिछली बार आप देख लो, सिंगला साहब सुधीर सिंगला जी को उमेश भारद्वाज की टिकट उनने कटवाई और तो उन्हें सिंगला साहब को दिलवाई गुड़गांव से। दौलताबाद, सॉरी दौलताबाद कह रहा आपको मैं, ये बादशाहपुर से मनीष यादव जी जो कि भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष थे, दरवीर की टिकट कटवाई तो उनको टिकट दिलवाई। तो एक ग्रास रूट लेवल के वर्कर को टिकट दिलवाई है। पटौदी से सतपाल जरावता को टिकट मिली, वो बीजेपी की, ये सारे बीजेपी के ही हैं। ये तो हमारे तो राव साहब के कैंपेन का ही, तो राव साहब ने कोई विरोध नहीं किया। राव साहब की संजय संजय जी थे सोना से, वो भी बीजेपी टिकट। रेवाड़ी से एक सुनील के लिए किया था, उसका हाय हल्ला मचा था, बहुत ज्यादा मचा है। अब देखो, जो आदमी अगर पार्टी के लिए 10-12 टिकट निकालने के लिए अपना दमखम रखता है, तो पार्टी को भी चाहिए कि भाई उसको एकोमोडेट करके 4-5-6 टिकटें जो भी मांगते हैं उनके हिसाब से दी जाए। अरे भाई मगर यहाँ पार्टी, समझ, अरे भाई पार्टी तो उनके कहने से उनकी बेटी को टिकट नहीं दी, 2 योजना हो गई। अब बात तो आप सबसे देख बड़ी है ना सामने, कि राव अपनी बेटी की टिकट पर ही मान जाएंगे। अगर बेटी की टिकट पर नहीं मानते हैं तो सीएम का सपना तो पूरा नहीं हो सकता नहीं नहीं भाई। या तो सर अपने सर निर्दलीय को लड़ाए भाई, पार्टी अगर मानेगी नहीं और राव हिम्मत दिखाएंगे नहीं, अपने पिता की तरह हिम्मत दिखाए भाई मुझे 10-12 सीट चाहिए, क्योंकि राव बड़ा चेहरा है और बीजेपी ने अपनी हालत देख ली होगी, 5 सीट हरियाणा में गवा दी। अगर इसी तरीके से अगर राव की नहीं मानी है, राव ने हिम्मत नहीं दिखाई, तो फिर राव के पल्ले तो कुछ नहीं है, मान के चल लो आप इस बात को। सर देखो, राव साहब बीजेपी के अंदर निष्ठा से लगे हुए हैं। राव साहब के विरुद्ध भी एक ग्रुप है जो बीजेपी के अंदर काम कर रहा है, जो कि बार बार हाईकमान को या बार बार लोगों को दिमाग में ये डालना चाहते हैं कि भाई ये तो कांग्रेस से आए थे, ये तो बीजेपी के है ही नहीं, ये तो बीजेपी के हो ही नहीं सकते, ये तो राजनीति अपनी करेंगे। मगर राव साहब ने देखो 2 बार अपनी बच्ची को टिकट नहीं दी तो उन्होंने इस चीज का विरोध नहीं किया। हालांकि राव साहब अपनी लड़की को, आरती जी को, कहीं से भी टिकट दिलवा के एमएलए बना सकते थे, कोई बड़ी बात नहीं थी। जब उसने अपने सगे भाई यादवेंद्र जी को कोसरी से हरवा दिया, अपने सगे भतीजे अर्जुन सिंह जी को अकेली से हरवा दिया, तो अपनी बेटी को तो कहीं से भी वो इलेक्शन लड़ा लेते, कहीं से भी वाले बना अरे देते हो। अरे मैं वही तो पूछ रहा हूँ, दक्षिण हरियाणा की जनता वही तो देखना चाह रही है, राव का दम कब दिखाएंगे, दम कब नहीं दिखाएंगे, राव दम ही तो देखना है सबसे बड़ी बात, कि हिम्मत दिखाए ना भाई, वो कि भाई आप टिकट नहीं देंगे, पार्टी छोड़ देंगे विधानसभा चुनाव आते आते, या मोहनलाल जी पार्टी में रह करके डंका बजाएंगे। भाई राव जो ये बहुत विरोध कर रहे, जल्दबाजी जो ये में विरोध कर रहे, बात है। आपने भी कहा बीजेपी के अंदर ही बहुत सारे लोग हैं जो राव का विरोध करते हैं। राव क्यों नहीं मैसेज दे पाते पार्टी के अंदर कि आप भी तो मेरे दम पर ही हो भाई, जे इतने कैंडिडेट है इनको टिकट देके देखो कितने जीत सकते हैं। मोहनलाल जी, संदेश दिया, या पहले भी संदेश दिया गया था, राव साहब की एक भाषा शैली है, राव साहब का एक व्यक्तित्व है। राव साहब जो अपनी बात रखते हैं पार्टी प्लेटफॉर्म पे, पहले भी बात रखी थी, अब भी बात रखी है, और रही बात अब की, अब ये सब कुछ कहना बहुत जल्दबाजी होगा। हाँ, मगर राव साहब अभी हाईकमान से, पार्टी के उच्च जो पदासीन लोगों से, उनसे टच में है, उनको अपनी बात बता रहे हैं, अपना सब कुछ बताया है। अब जरा उसका इंतजार इंतजार करिए, जरा 10-15-20 दिन, भाई महीना भर राव, तक मैं कुछ हो वही जाए। पूछ रहा हूँ, राव विरोधी जिस तरीके से तैयारी कर रहे हैं, 2019 में अरविंद के कार्यालय में क्या हुआ था, अब कल अरविंद ने कार्यालय का उद्घाटन कर दिया, टिकट कटेगी फिर राव उस कार्यालय में जाएंगे क्या? मैं वही पूछ रहा, राव अपने समर्थकों को क्यों नहीं भाई तैयार करते भाई, बता दे भाई, सुनिए पर्टिकुलर एक सुनिए, बार मैसेज इशारा कर दे भाई ये आदमी कैंडिडेट होगा, अगर पार्टी से मिलेगा मोहनलाल मुझे। मोहनलाल जी, हर एक नेता के पास कोई ना कोई विभीषण होता है। हमारे पास भी 2-4 विभीषण थे, या स्लीपर सेल बोल दो, उस प्रकार के लोग थे। जो पिछली बार जो हादसा अरविंद के कार्यालय में हुआ, वो एक हमारे वर्कर थे किशन गोपाल जी, उनकी अपनी खुद की महत्वाकांक्षाएं थी। उस महत्वाकांक्षाओं में उस व्यक्ति ने इतने बड़े आदमी के साथ दुर्व्यवहार करवा दिया। वो एक गलतफहमी हो गया उसका, उस व्यवहार का आज ये नतीजा है। मैं आपको गारंटी से लिख के बात दे रहा हूं कि वो कार्यालय खोल ले, कुछ भी कर ले, अगर नरेंद्र मोदी भी रेवाड़ी चल के आ जाए, मनोहर लाल खट्टर भी आ जाए, पूरा मंत्रिमंडल यहाँ रेवाड़ी आ जाए ना, तो अरविंद यादव विधानसभा का मुंह नहीं देख सकते। ये मैं आपको निश्चित तौर पर बात कह रहा हूं कि अरविंद यादव ये को मैं अब वही बता रहा हूँ, ये आप लोगों का तो ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है भाई। भाई आप भी तो सर चुनाव नहीं जीता पाए ना सुनील मुसेपुर को। सर हमने सुनील मूसेपुर 1200 वोट से हारा था। मैं आपको लिख के बात देता हूं, अरविंद यादव को टिकट दिलवा लो। अगर अरविंद यादव 5,000 से ज्यादा वोट ले जाए तो आपका
चैनल पे मुझे कभी बिठा लेना, चुनाव के बाद बिठा लेना। भाई अरविंद यादव पार्टी में उनका कितना बड़ा कद है आपको पता होगा, दो दो बार उनको जो चेयरमैन बना दिया। सर मैं उसी बात पे आ रहा हूं। जो व्यक्ति 5 साल पार्टी में चेयरमैन रह चुका, चेयरमैन कोई सीएम का नजदीकी होता है या पार्टी का नजदीकी होता है, उसे बनाया जाता है। 5 साल में उन चेयरमैन रहते हुए 2 बार उनको चेयरमैन बनाया, हरकोफेड बैंक का, 1 बार बनाया टूरिज्म का। 5 साल चेयरमैन रहा। चेयरमैन रहते हुए रेवाड़ी में उनने क्या विकास के काम करवाए? रेवाड़ी में उनने मुख्यमंत्री से कह के क्या उनने काम करवाया? आप एक काम बता दीजिए, ये काम हो सकता है। दूसरी बात, अरविंद यादव इस जिले के रहने वाले नहीं है, अहिरवाल के रहने वाले नहीं है। आज तक किसी को यही नहीं पता कि उनका गांव कौन सा है, उनका निकास क्या है, उनका क्या कहता है। कई बार बताते हैं मैं मुस्सेपुर का हूं, कदे कह देता है मंदोला का हूं। अब भाई कोई रिश्तेदार होता है, भुआ फूफा चाचा ताऊ, कोई तो होगा आसपास कहने वाला, भाई ये मेरा भतीजा गारंटर है। हाँ, एक बात जरूर है, उनके यहाँ एक गारंटर है, बहुत बढ़िया व्यक्ति है, निश्चित तौर पर कह सकता हूँ सामाजिक व्यक्ति है, हमारे सुखी भाई गुड़पुर से। अब ये जो कल भीड़ भी उनके दफ्तर में जुड़ी थी, ये सिर्फ और सिर्फ सुखी भाई की इज्जत या सुखी भाई का ही ये सब कुछ था कि उनकी वजह से इतने लोग इकट्ठा हुए थे। जो लोग इकट्ठा हुए थे उतने ही वोट है बस इनके। लेकिन फिर और अंत में इनके आकर के मेरा पक्ष में फिर वही सवाल आ जाता है, तो भाई राव क्यों नहीं अहिरवाल में रुकते, यहाँ टिके 15-20 दिन महीने भर रुके, रेवाड़ी के अंदर सर टिके और मेरी बात, बताए भाई सर भाई मेरा सर 36 सुनिए, का आंकड़ा था, सर कुछ भी सुनिए, हो जाए अरविंद को टिकट नहीं लेने देंगे, यहाँ से अपना आदमी सर जिताएंगे, सर चाहे अरविंद के राव विरोध में साहब खड़ा को करना कहने पड़े। की जरूरत, सर राव साहब को कहने की जरूरत ही नहीं है। ये चंद लोग हैं जो पार्टी में गुटबाजी फैलाते हैं। अब मुझे एक बात बताइए कि पार्टी के किस पदाधिकारी या पार्टी के किस हाईकमान ने कहा था कि तुम दफ्तर खोलो, चलाओ या करो, या तुम कैंडिडेट हो गए करो यहाँ से? अब अगर ऐसे दफ्तर खुलने लगे तो कल रणधीर सिंह कापड़ी वाला दफ्तर खोलेंगे, परसों सतीश खोलेगा, तरसों सतीश खोड़ा चलिए खोलेंगे और 10 चलिए आदमी खोलेंगे, तो चलिए मैं पार्टी का चलते कैडर चलते आखिरी आखिरी सवाल आपसे करूंगा, क्योंकि आपसे देखिए वो कह रहे हैं चुनावी कार्यालय नहीं है, मेरा कार्यालय है सबके लिए। भाई कार्यालय तो ऑलरेडी बीजेपी का था, फिर सर कार्यालय बीजेपी खोलने की कार्यालय क्या जरूरत? मैं यही ऐसे पूछना सही चाह बात रहा हूँ, नहीं। इसके क्या मायने निकाले जाए? इसके इसके मायने यही है कि वो पार्टी में शुरू से ही एक विरोध का सवर लगा रहे हैं कि कुछ भी हो जाए भाई, मैं नहीं खेलूंगा तो खेलने में नहीं दूंगा। कोई भी कैंडिडेट आएगा मुझे तो विरोध करना है उसका। तो एक 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 ही नजरिया है उस व्यक्ति का कि उसका पार्टी का कोई कैंडिडेट आएगा, चाहे इंद्रजीत से, क्योंकि टिकट मिलेगी राव साहब के आशीर्वाद से। जिसको टिकट मिलेगी, इस आदमी को, इस व्यक्ति को उसका विरोध करना है। सच्चाई चलिए ये है। चलिए देखते राव कब दिन दिखाएंगे। विनय जी को जोड़ लेते हैं। विनय जी देखिए कार्यालय खुल गया और कह रहे हैं भाई ये पार्टी का कार्यालय नहीं है, ये मतलब तमाम लोग इसमें आ सकते हैं, चुनावी कार्यालय नहीं है। कार्यालय तो ऑलरेडी था। लेकिन मेरा दूसरा सवाल आपसे है, राव क्यों नहीं हिम्मत दिखाते, राव क्यों नहीं पिक्चर करते? भाई जब आप सीएम की कुर्सी तक पहुंचना चाहते हो तो कोई तो आपके पास रोड मैप होगा ना। भाई जनसभा में आपने कह दिया कार्यकर्ता में उत्साह भरने के लिए दक्षिण हरियाणा से अहिरवाल की सीट निकलती है, सीएम के लिए रास्ता बनता है। भाई आप कब रास्ता बनाओगे? आपकी लालसा है, आपके सपने हैं, लेकिन आप कुछ करो तो सही अपने पिता की तरह। आज हमने खबर चलाई है बाकायदा कि वो अपने पिता की तरह दम दिखाएं जैसे उन्होंने, और जब भी वो दूसरी बार सीएम बन गए, हरियाणा के दूसरे सीएम है, चाहे भले 6 महीने के लिए बने हो। मोहन जी देखिए, अभी अभी लोकसभा के चुनाव हुए हैं और जिस तरह से राव साहब पहले के मुकाबले बहुत कम वोटों से जीते हैं, तो एक कार्यकर्ताओं में एक उत्साह भरने के लिए कार्यकर्ता विधानसभा के चुनाव तक उनसे जुड़े रहे, एक उनमें भ्रम बना रहे। अगर राव साहब का ओरा अभी बना हुआ है, तो इस तरह की ये बातें अगर वो नहीं करेंगे तो वर्कर बिल्कुल निष्क्रिय हो जाएंगे, क्योंकि पहले ही जो जीत का मार्जिन कम रहा है उससे कार्यकर्ताओं में उतना उत्साह नहीं है। पहले की तरह जो उत्साह था ना, जो दिखता था, वो नहीं बचा है। तो एक सीएम के नाम का सहारा ही बचा है कि हम आगे सीएम की लड़ाई लड़ेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, ताकि कार्यकर्ता जुड़े रहे और उनके साथ विधानसभा के चुनाव में उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल सके। राजनीति के कई मायने, कई पहलू होते हैं, एक पहलू तो उनका ये निकलता है। दूसरा, उनके मन से भी ये टीस गई नहीं है कि चाहे मैं कांग्रेस में रहा चाहे भाजपा में रहा, जिस तरह का मेरी महत्वाकांक्षा थी या मैं जिस कैडर को डिजर्व करता था या इलाके के लोगों की जो मेरे प्रति इच्छा थी, वो किसी भी पार्टी ने आज तक पूरा नहीं किया है। ना कांग्रेस ने किया, ना भारतीय जनता पार्टी ने किया। क्योंकि अब लगातार तीसरी बार सांसद भारतीय जनता पार्टी से बने, उसके बाद भी जो उनको पद दिया गया है वो एक तरह से खाना पूर्ति के काबिल ही है। तो वो अपना भी इस बहाने से अपना दर्द बयां कर रहे हैं, अपनी बात पहुंचा रहे हैं पार्टी के नेताओं तक। अब मेरा कद जिस तरह का आप आंक रहे हैं उस तरह का नहीं है। और एक तीसरा इसका इंडिकेशन ये निकलता है, अगर आप लोग अब इतना कमजोर भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में हो गई है, पहले वाली स्थिति नहीं है,
अगर दक्षिणी हरियाणा में आप चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी की सीटें निकले तो मेरे साथ आपको तालमेल सामंजस्य बैठाना पड़ेगा, मेरे को मेरे मुताबिक खुश करना पड़ेगा, जैसे मैं कहूं वैसे आगे चलना पड़ेगा, टिकटों को बांटना पड़ेगा, देना पड़ेगा। तो ये बिल्कुल तीन तरह की बिल्कुल बातें बिल्कुल निकल आपका आपका तीसरा इशारा मैं समझ रहा हूं। मैंने तीसरे का अर्थ निकाला है, जो तीसरी बार आपने कहा कि कार्यकर्ता में जोश भर दिया और एक मैसेज दिया भाजपा कमजोर है, इस बार मोदी जी भी बहुत कम बहुमत से जीते हैं, बहुत कम सीटें हैं, तो आप मेरा साथ दीजिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल फिर यही है ना कि अहिरवाल के नेताओं को कब साथ लेके चलेंगे। तमाम नेता कार्यालय खोल रहे हैं, राव इंद्रजीत सिंह के समर्थक भी कार्यालय खोल के बैठे, अरविंद से पहले खोल लिया, राजवीर ने अपना देखिए ओल्ड हाउसिंग बोर्ड के अंदर अपना कार्यालय बना रखा है, अब अरविंद जी ने खोल लिया। भाई तमाम नेता कार्यालय खोलेंगे, कभी एक छतरी के नीचे आने का प्रयास होगा या पुरानी बातों को भुलाया जाए, नए सिरे से एक बार जंग लड़ी जाए, अहिरवाल का कोई सीएम बन जाए। तो मेरा सबसे बड़ा सवाल आज यही है कि अहिरवाल का सीएम बनने के लिए क्या लड़ाई लड़नी पड़ेगी। देखिए मोहन जी, कार्यालय खोलना किसी भी निजी वर्कर का अपना एक निजी राय है, वो कहीं भी कार्यालय खोल सकेगा। किसी भी पार्टी के कानून में या उसके मैनिफेस्टो में या प्रावधान में ये नहीं लिखा है कि आप किसी पार्टी के पद पे हैं तो आप अपना निजी कार्यालय नहीं खोल सकते। ये कहीं नहीं लिखा है, किसी भी पार्टी के उसके अंदर नहीं लिखा हुआ है। आप अपना निजी कार्यालय, कोई भी वर्कर है, कार्यकर्ता अपने डेजिग्नेशन का बोर्ड लगा के अपना कार्यालय खोल सकता है। लेकिन वो अगर निजी ऐसी नहीं बात बता रहे हैं, अरविंद जी निजी नहीं बता रहे हैं, वो कह रहे हैं कोई भी आ सकता है, सबका कार्यालय ही है। भाई सबका कार्यालय तो पार्टी का कार्यालय ऑलरेडी था, तो सबका कार्यालय का क्या मतलब हुआ, मेरा सवाल ही है। और वो आप या तो समझना नहीं चाह रहे, वो ये भी कह रहे मैं टिकट नहीं मांगूंगा। भाई पार्टी जो चाहेगी वो मैं कर। आप या तो समझना नहीं चाह रहे या आप अपने दिमाग के हिसाब से डिबेट को किसी और दिशा में ले जाना चाह रहे हैं। आप सुन लीजिए पूरी बात पहले। कार्यालय का मतलब जिस भी कैंडिडेट ने कार्यालय खोला है वो जिस भी पार्टी में, किसी भी पार्टी के किसी भी पद पे है, वो कार्यालय लोगों के लिए ही खोला है। एक आदमी अपने बैठने के लिए कार्यालय नहीं खोलता कभी भी। अगर मेरा ये ऑफिसर में अकेला बैठूंगा, यहाँ कोई भी नहीं आएगा। कार्यालय कोई भी पदाधिकारी अपने डेजिग्नेशन के अनुरूप खोल सकता है। वो उसकी कैपेबिलिटी है कि वहां कितने लोग आएंगे, कितनों को बैठा सकता है, चाय पानी पिला सकता है, कितनों की वो सेवा कर सकता है। अगर ऐसी बात नहीं है तो भारतीय जनता पार्टी का जिला कार्यालय भी है, तो हमारे यहाँ के विधायक या सांसद अपने निजी कार्यालयों के लोगों से क्यों मिलते हैं? क्यों सीधे भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस के कार्यालय में क्यों नहीं मिलते? वहां के विधायक और सांसद जाके क्यों अपने निजी कार्यालयों के लोगों से मीटिंग करते, बातें करते मिलते? फिर तो उनको भी पार्टी कार्यालय पर ही हर तरह की गतिविधियां करनी चाहिए थी। तो ये बातें अलग तरह की है जो आप कहना चाह रहे हैं या कहलवाना चाह रहे हैं। कार्यालय कोई भी खोल सकता है, सबकी राजनीति में जिसकी भी महत्वाकांक्षा है किसी भी पार्टी का, और ना किसी पार्टी के रूल बुक में लिखा है आप अपना कार्यालय निजी नहीं खोल सकते हैं। अगर आप पार्टी में किसी भी पद पे तो आपको कार्यालय खोलने का अधिकार है और आप खोल सकते हैं। हाँ, अगर ये लिखा गया ये चुनाव कार्यालय मैंने खोला है, तो चुनाव कार्यालय के दो मायने निकलते हैं कि या पार्टी की तरफ से मुझे पूर्ण आश्वासन मिला है टिकट के लिए, या मैं हर हाल में चुनाव लड़ने का इच्छुक हूं, पार्टी मुझे टिकट देगी तो भी और टिकट नहीं देगी तो भी मैं चुनाव लड़ूंगा। वो होता है चुनाव कार्यालय। कार्यालय और चुनाव कार्यालय दोनों में बहुत बड़ा अंतर होता है। चुनाव कार्यालय आप तब खोलते हैं जब चुनाव की घोषणा हो जाए और आप चुनाव लड़ने के पूर्ण रूप से इच्छुक और आपने लड़ना ही लड़ना है, और कार्यालय आपका किसी भी रूप में किसी भी प्रकार का हो सकता है। ये दोनों चीजों का फर्क है। अब आप बात कर रहे थे राव इंद्रजीत सिंह की सक्रियता की, अब उनका क्या रोल रहेगा, टिकट के लिए क्या वो योगदान रहेगा? देखिए राव साहब, अब भारतीय जनता पार्टी की जिस तरह से फूट लोकसभा चुनाव के अंदर रही, यही फूट अगर मान ले राव साहब के कैंडिडेट किसी चाहने वालों को टिकट नहीं मिलती है, भारतीय जनता पार्टी ने किसी और को टिकट दी है, तो वही अंदरूनी रूप से फूट अब नजर आएगी। जिस तरह का संदेश राव साहब के जो निजी कार्यकर्ता या वर्कर है वो देने लग रहे हैं, अगर राव साहब के अनुरूप टिकट नहीं दी गई तो हम भी उनका निजी रूप से, अंदरूनी रूप से विरोध करेंगे और उस कैंडिडेट को हरवाएंगे। तो अंततः नुकसान भारतीय जनता पार्टी को ही होना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप अब ये दबाव की राजनीति है। अब मैं किस तरह से मैं भारतीय जनता पार्टी पे दबाव बढ़ाऊं तो मैंने अनुरूप टिकट मिले, मेरा ओरा बना रहे और लोग मुझसे जुड़े रहे। क्योंकि अगर इस विधानसभा चुनाव के अंदर राव इंद्रजीत सिंह के कहे अनुरूप टिकटें नहीं बटती हैं, अगर एक दो सीटें भी नहीं मिलती हैं, तो फिर जो लोगों के अंदर वो जो उनका जो भ्रम है, जो उनका वर्चस्व ओरा बना हुआ है, वो भी कम हो जाएगा। तो कल जैसे किरण चौधरी कांग्रेस छोड़ के आई है और बीजेपी वाले जश्न मना रहे हैं कि कांग्रेस का देखिए एक बड़ा नेता हमारे अंदर आ गया, और राव इंद्रजीत से भी कहीं तार जोड़ के देखे जा रहे हैं, क्या लगता है तार जुड़े हुए हैं कि राव इंद्रजीत को भी सीएम बनने का सपना देख रहे हैं? अगर कांग्रेस से आते हैं तो उनको भी बल मिलता है, क्योंकि धर्मवीर भी कांग्रेस से आए हुए हैं। देखिए मोहन जी, राव साहब पुराने कांग्रेस ही रहे हैं, लंबे समय तक कांग्रेस में रहे हैं। किरण चौधरी भी उस समय कांग्रेस में थी, तो उनके अपने निजी संबंध तो बिल्कुल मिलेंगे। नेताओं के, अन्य पार्टी के नेताओं के साथ भी, शायद खुद की पार्टी के नेताओं के साथ भी निजी संबंध हो सकते हैं और वो रहते भी हैं।
अब किरण चौधरी जी जिन परिस्थितियों में आज के समय में भाजपा में आई है, मैं नहीं मानता अब उनका बहुत भारी जनाधार उनके क्षेत्र में बचा हुआ है। उसके मैंने पहले भी बताया था, तक उनके आने का केवल एक मात्र कारण है कि उनको डर है अगर लोकसभा की तरह अब आपकी विधानसभा से भी टिकट कट सकती है, क्योंकि विधानसभा में आपका वहां प्रदर्शन बढ़िया नहीं रहा कांग्रेस के जो लोकसभा के कैंडिडेट थे उसके लिए। तो अब वो अपने आप को सेफ जोन में लाना चाहती थी और कहीं ना कहीं हुड्डा और उनके अंदर 36 का आंकड़ा है, वो उनकी राजनीति से में सेट नहीं हो पा रही थी, तो उनके लिए मजबूरी था आपको कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर। चलिए चलिए चलते चलते ये बता दीजिए, देखिए सीएम बनना है तो जाहिर है हरियाणा की, दक्षिण हरियाणा की जो 10-12 सीटें हैं इन पर राव को मजबूत होना पड़ेगा, और उसके लिए ऐसा क्या रोड मैप आपको लगता है राव अपनाएंगे कि 10-12 सीटें मिल जाए और एक पार्टी में दबाव बन जाए, जी देखिए जी मैं 10-12 सीटें जिता करके लाया हूं तो इस बार सीएम जो अहिरवाल से हो, ऐसा कोई रोड मैप आपको नजर आता है? या फिर ये गुटबाजी यूं ही रहेगी, गिनी चुटी वही 2-4-5 सीटें आएगी, या फिर राव अपनी बेटी को लेकर के मान जाएंगे, बोले जी मुझे तो मेरी बेटी की टिकट मिल गई, अब किसी को भी आप बांटो? देखिए मोहन जी, मैं लगातार आवाज उठाता रहा हूं, कोई भी पार्टी रही हो दक्षिणी हरियाणा से वो कभी भी मुख्यमंत्री नहीं बनाना चाहती। मेरी क्या इलाके के सभी लोगों की दिली इच्छा है कि दक्षिणी हरियाणा से मुख्यमंत्री बने। अब भाजपा में राव साहब हैं तो राव साहब मुख्यमंत्री बने, मगर ये राजनीतिक लिहाज से सोचे तो किसी भी तरह से संभव होता हमें नजर नहीं आ रहा है। अब मैं जो बातें कहूंगा उनसे हो सकता है राव साहब के निजी समर्थक वो ये समझे अगर विनय यादव तो राव साहब विरोधी हो गए इसलिए ऐसी बातें कह रहे हैं, मगर बात ऐसी नहीं है। राजनीतिक परिस्थितियों को समझना पड़ेगा। राव साहब के अंदर क्या है, वो सहज राजनीति के आदी हो गए हैं। उनमें राव बीरेंद्र सिंह वाला, पूर्व मुख्यमंत्री राव बीरेंद्र सिंह वाला बिल्कुल भी ना कतई दम बचा है और ना उस तरह का अपना प्रभावी रूप से अपना दम वो दिखा सकते हैं, अब विरोध कर सकते हैं। हाँ, पार्टी में रहकर उन्होंने पार्टी के सीनियर नेताओं का जरूर विरोध किया। कांग्रेस में थे तो कांग्रेस के सीनियर नेताओं से विरोध रखते थे, उनकी बात बुराई करते थे। तब भाजपा में है तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल की लगातार बीच बीच में वो पार्टी के सीनियर नेताओं की बुराई करते थे, तालमेल नहीं बैठता, मेरी मानते नहीं है, मेरी सुनते नहीं है, मेरे को खबर नहीं करते, ये बातें वो जरूर करते रहते हैं। मगर वो अपने कैंडिडेट खड़ा कर सके, खुला ऐलान कर सके, ऐसा दम उनमें मुझे कहीं से भी दिखाई नहीं देता है। मैं जो बात कर रहा हूँ वो तल्ख तेवर, आपको ध्यान होगा जिस दिन चुनाव परिणाम आया था उसी बाइट को हमने देख करके आज एक खबर भी चलाई है, और वो जो हमने निष्कर्ष निकाला, राव जिस तरह की बात कर रहे हैं कि बेटी चुनाव लड़ेगी और हमारे यहाँ से सीएम बनेगा, और अटेली जब गए थे वहां पर भी राव ने डंके की चोट पे कहा था, बोला सीएम बनने का जो सपना देख रहे हैं उनको अहिरवाल को देखना पड़ेगा। मेरा जवाब सवाल यही है, क्या राव उतना दम अब दिखा पाएंगे क्या? क्योंकि बॉबी राव भी बैठे होंगे समर्थक, नाराज हो जाए तो हो जाए, दम तो दिखाना पड़ेगा आपको। जब तक आप दम नहीं दिखाओगे तब तक तो आप सीएम बन नहीं सकते, तो उसके लिए आपको लड़ना पड़ेगा। मोहन जी, आप समझ के चलिए, वो जो टीसी वो चुनाव में कम जो वोटों से वो जीते हैं वो कुछ दिनों के लिए थी। पार्टी कैडर में वो धीरे धीरे फिर से एडजस्ट हो जाएंगे, जिस तरह पार्टी के निर्देश आएंगे उनको वैसा काम करना पड़ेगा, ये उनकी मजबूरी है। ये भाजपा में सभी की मजबूरी है, उनकी नहीं है। भाजपा के अंदर अपनी बातों को खुले रूप से रखने का या विरोध करने की आजादी नहीं है बिल्कुल भी। अगर कोई कितना भी बड़ा नेता हो, वो भाजपा के सीनियर नेताओं की पॉलिसी के खिलाफ या अपनी मन की बातों को रखने की कोशिश करता है तो उसकी राजनीति को धीरे धीरे हाशिए पर लाने का प्रयास किया जाता है। मैं विनय जी वही पूछ रहा हूँ, भाजपा खुद भी अल्पमत में है, तो इस टाइम मौका है राव के बाद दबाव बनाने का कि भाई आप 5 सीटें गवा चुके, विधानसभा में और गवा देंगे, मुझे हाथ में फ्री हैंड दीजिए दक्षिण हरियाणा के अंदर, जैसे हुड्डा को मिला कांग्रेस ने दिया है। दक्षिणी हरियाणा में फ्री हैंड पहले माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी को मिला हुआ था और अब सैनी साहब को मिला हुआ है फ्री हैंड। वो प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री हैं हरियाणा के, उनको हर तरह से फ्री हैंड भाजपा ने दे रखा है। राव साहब को सीमित कर रखा है दक्षिणी हरियाणा तक, अब उनको सीमित कर दिया केवल अपनी लोकसभा तक। आप इस लोकसभा तक सीमित रहिए। अब जो लड़ाई लड़ी जा रही है वो मुख्यमंत्री की नहीं है। आज तक राव साहब ने एक बार भी नहीं कहा कि मेरी पुत्री उस विधानसभा से चुनाव लड़ेगी वो मुख्यमंत्री बनेगी, या मैं जिसको चाहूंगा उसको बढ़ा सकता हूं। अभी तो सीटों का वितरण ही नहीं हुआ है, यही नहीं पता राव साहब कितनी सीटें बांट सकते हैं, या केवल एक अपनी पुत्री की टिकट के लिए ही संघर्ष करते नजर आएंगे और उस पर संतोष करना पड़ेगा। ये बातें भविष्य की है, भविष्य में क्या होगा। अभी बहुत से नेताओं का आदान पलायन होना है, कोई कांग्रेस छोड़कर भाजपा में जाएंगे, कोई भाजपा छोड़कर कांग्रेस में आएंगे, अन्य दल के नेता भी इधर उधर जाएंगे। उसके बाद पता चलेगा असली राजनीतिक समीकरण कहां बैठेगा और किसमें कितना दम है, किसको मजबूरी में कितना वो फायदा देना पड़ेगा। चलिए इसका जवाब बॉबी राव से देते हैं। बॉबी राव जी देखिए, विनय जी ने बहुत बड़ी बात कह दी, बोले कौन पार्टी से इधर आएगा कौन उधर जाएगा, राव इंद्रजीत सिंह बेटी पर ही मान जाएंगे, या फिर
जिस तरीके से पार्टी डरा धमका के रखती है, अपने लोकसभा तक सीमित कर दिया, उससे आगे राव कुछ कर पाएंगे? क्योंकि अब लड़ाई हो गई है दक्षिण हरियाणा से सीएम की, तो उसके लिए तो वाकई में आपको लड़ना पड़ेगा, दिल गुर्दे तो आपको दिखाने पड़ेंगे, चाहे पार्टी में होकर के आप बगावत करें, चाहे अपने निर्दलीय खड़े करें, चाहे कोई भी एक रोड मैप आप तैयार करें, वो रोड मैप आपको लगता नजर आएगा? मोहनलाल जी, पहली बात तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि जो आप बार बार कह रहे हैं कि बेटे की टिकट पे मान जाएंगे, राव साहब अपनी बेटे की बीजेपी से टिकट के लिए किसी बात की कोई भी समझौता नहीं करेंगे कि बेटी को टिकट दे दी, आप आगे ऐसे मत करो, ये मत करो। राव साहब अहिरवाल के साथ ये दगा और ये जिसे कहते हैं कि नाइंसाफी नहीं होने देंगे, ना करेंगे। रही दूसरी बात लड़ाई की कि भाई यहाँ के हक की और भाई सीएमशिप के लिए, उसके लिए उनके संघर्ष लगातार जारी है। अब भी अपनी बात रख रहे हैं, अपनी बात कर रहे हैं। और जो अगर जैसा कि आप कह रहे हैं, विनय भाई कह रहे थे कि उनको गुड़गांव लोकसभा अपने लोकसभा तक सीमित कर दिया है, तो अगर वहां तक सीमित करेंगे तो देखो जी, इसमें नुकसान राव साहब का कुछ नहीं है, नुकसान पार्टी का है। जितना वो राव साहब से नाइंसाफी करेंगे या राव साहब की अनदेखी करेंगे, बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। बीजेपी सिंगल डिजिट में आ जाएगी। जो ये सोच रहे हैं कि गिनती लेके चल रहे हैं 12 सीट तो हमारी दक्षिण हरियाणा से है ही है, ये एक एक सीट को तरस जाएंगे। अगर राव साहब के साथ इनने थोड़ा भी गलत व्यवहार किया या गलत थोड़ा भी अनदेखी करी तो एक एक सीट को तरस जाएंगे। मैं आपको ये बात गारंटी की तौर पर कह सकता हूं। बोबी राव जी अतीत को तो नहीं बुला सकते, कभी सुधा को लेके आते हैं, कभी भूपेंद्र को लेके आते हैं, चुनाव प्रचार में कोई बड़ा नेता नहीं आया, राव ने अकेले अपने दम पे चुनाव लड़ा, भले मोदी का नाम लिया, लेकिन मोदी के खुद के वोट कमाए हैं, मोदी खुद अपने जो कहे भाटा भाटा देव करके चुनाव जीते हैं, राव भी भाटा भाटा देव करके चुनाव जीते हैं। लेकिन अब लड़ाई है दोनों पलड़ों में अगर तोला जाए तो दोनों, अगर बीजेपी जितनी ताकतवर है तो राव भी तो ताकतवर है, जीते तो राव भी है, तो बारगानी करने का मौका तो यही है ना, अहिरवाल की आवाज उठाने का। सबसे बड़ी बात है भी दिखाने की बार्गेनिंग की बात चल रही है, सब बातें चल रही है, ऊपर बार्गेनिंग नहीं, बड़ी ठोस बात चल रही है कि सीएम सिर्फ डिक्लेयर करो, हमें बढ़ाओ, तगड़ेंगे। और रही बात उनकी जो आप कह रहे हैं कि सुधार लिया जाए, तो मोहनलाल जी मैं एक वाक्य में सारे आपका खत्म कर देता हूं। हम लोग आज उस कंडीशन में हैं, अपने कैंडिडेट हम ना जिता पाए, मगर जिस दिन सोच लिया हमने कि ये पार्टी सत्ता में नहीं लेके आनी है तो बीजेपी सत्ता में नहीं आएगी, बीजेपी को दक्षिण हरियाणा से निस्ते नाबूद कर देंगे हम। मैं आपको ये बात गारंटी से लिख के देता हूं। राव साहब की ये ताकत जरूर है कि बीजेपी का यहां से एक आदमी भी विधानसभा का मुंह देखने में तरस जाएगा। 12 सीट में से एक आदमी विधानसभा नहीं पहुंचेगा। ये बड़ी बात आप कर रहे हैं मेरे भैया, बीजेपी में मोदी का बड़ी भी हो बात रहा है, अमित शाह का बड़ी भी हो बात रहा है, आप कभी बड़ी बात नहीं, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं बात कि अगर नहीं मुस्कुरा, आप कह रहे हैं राव का हो, राव खुद सांस ले लेके जीते हैं। सुनो, मुस्कुरा रहे हैं तो विनय जी को राव साहब की ये ताकत पता है कि मान लिया कि हम भाई 12 सीट हम अपने 12 कैंडिडेट इंडिपेंडेंट लड़ा के हम नहीं जीत सकते, मगर हाँ इतना जो कि हम 12 कैंडिडेट हम या किसी पार्टी के 12 कैंडिडेट हारा जरूर सकते हैं, डंडे की चोट का क्या। यही तो पूछ रहा हूँ, राव बैठ करके क्यों नहीं है 12 विधानसभा क्षेत्र के लोगों को बुला लेते, बीजेपी कैडर के हो, खुद के कैडर के हो भाई, 6 तुम हमें क्यों पार्टी लेकिन सीट मोहनलाल से चाहिए। सुनिए, कभी भी जूतियों में छाया नहीं बटती है। आप बात समझ रहे हैं मेरी? ये कहावत है, जूतियों में छाया नहीं बटती। आप कह रहे हैं जूतियों में दाल होती है, छाया नहीं दाल। सुनो, वो पार्टी के हाईकमान से या पार्टी के उच्च पदाधिकारियों से वहां पे बात रखी जाती है, वहां बात चल रही है। अब आप सोचो कल कि बीजेपी का गली मोहल्ले लेवल के आदमी को बुलाओ, कल उस पार्षद को बुलाओ, कल गांव में सरपंच को बुलाओ। ऐसे सीएमशिप की लड़ाई कभी नहीं लड़ी जाती। सीएमशिप की लड़ाई एक 6 मात का खेल होता है, शतरंज की बिसात की तरह चलता है। हाईकमान से बात चल रही है और हाईकमान को भी पता है। अरे और ये मैं आपको अरे भाई बीजेपी में भी देखिए कुछ तो जो नेता हैं जो अपना वजूद रखते हैं यार, निर्दलीय ताकत दिखा चुके हैं अपनी यार। बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं उनको। मोहनलाल जी मैं कह रहा हूं कि सारे ताकतवर हैं, अरविंद ताकतवर है, कोसली से भी ताकतवर है, सब गांव लोग ताकतवर बैठे हैं। हम कमजोर आदमी हैं, मगर हम कमजोर आदमी 12 की 12 सीट हराने की ताकत रखते हैं। मैं आपको इतनी बात जरूर कह सकता हूँ। चलिए विनय जी बहुत बड़ी बात कर रहे हैं, आप मुस्कुरा रहे हैं, वो 12 की 12 सीट पर जो पलटा दे सकते हैं, बताइए। मुस्कुराने की वजह दो थी मोहनलाल जी। एक तो बात कर रहे हैं राव साहब को मुख्यमंत्री बनाने की और उनके समर्थक बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को हराने की।
नहीं, जब टिकट नहीं विधायक, मिलेगी तो देखिए, टिकट नहीं मैं मिलेगी, मैं वही कह रहा हूँ, तो हम टिकट सही बात नहीं है, इसमें कोई दवाई नहीं है। बोला बोल मैं तो खाऊंगा लीजिए ना ना। खाने दूंगा, देखिए पिछले बार कापड़ी वास ने कहते हम तो डूबेंगे सदन, तुम्हें भी ले डूबेंगे, तो क्योंकि जब ये मैं पार्टी में रहते थे, बोला पार्टी हमारी माँ है, टिकट करते के साथ में जिस तरीके के हालात होते हैं, बागी होकर के चुनाव लड़ते हैं, फिर राव क्यों ना करे, वो भी जी गलत तो नहीं करे, इसके मतलब अगर आप हमारे राव की नहीं सुनोगे तो क्या चुनाव जीत जाओगे? नहीं, ऐसा ही राव रणधीर सिंह कापड़ीवास ने किया, टिकट नहीं मिली, निर्दलीय लड़े। ऐसा ही राव साहब के एक बहुत खास समर्थक रहे धारोड़ा से संदीप बोहरा, उन्होंने दोनों बार नगर परिषद के चुनाव में ऐसा ही किया। भारतीय युवा जनता पार्टी के युवा के जिला अध्यक्ष वो रहे युवा मोर्चा के, फिर अन्य पद पे दोबारा भाजपा ज्वाइन की, फिर रहे, और दोनों बार पार्टी ने टिकट काटी, वो छोड़कर निर्दलीय चुनाव लड़े, उसी माँ को गाड़ी पकड़ने लग गए जिसको माँ बताते थे। और उसी राव साहब की उन्होंने निष्ठा पर उन्होंने सवाल उठा दिया, टिकट वितरण गलत हुआ है, राव साहब को ज्ञान नहीं है अब टिकट किसको और कहां कैसे देनी चाहिए, काम कौन कर रहा है। तो ये बातें चलती रहती है। मैं मुस्कुरा इसलिए रहा था, अब जिस तरह का डर मोदी जी हिंदुओं को दिखाकर बात करते हैं अपने भाषणों में, अब ऐसा हो गया तो मंदिर टूट जाएगा, ताला लग जाएगा, मुझे वोट दीजिए, भारतीय जनता पार्टी हार गई तो ये हो जाएगा, तो उसी तरह की बातें अब यहाँ राव साहब के समर्थकों द्वारा यूज की जा रही है। अब हम हरा जिता नहीं सकते तो हम हरा जरूर सकते हैं, इसलिए हमारा डर मानिए, हमारा डर देखिए, हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। अरे डर दिखाने से काम नहीं चलेगा, काम अपना दम दिखाने से चलेगा। अगर हमारे अंदर दम कितना है, हम अपने कैंडिडेट को अगर पार्टी टिकट नहीं दे सकती है तो हम खुद पार्टी छोड़कर किसी दल को दूसरे को ज्वाइन कर सकते हैं और वहां से टिकटें दिलवाकर भी अपने कैंडिडेट को जिता सकते हैं, या निर्दलीय हम अपने विधायकों को उतारकर सीटें जितवा सकते हैं। दम वो दिखाया जाएगा, दम वो मैटर करेगा, ना कि हारने वाला दम मैटर करेगा। अगर आप सोच मुख्यमंत्री बनने की रखते हैं तो उसके अनुरूप आपको अपने विधायक जिताने पड़ेंगे, ना कि हरवाने पड़ेंगे। तो अब क्या करना चाहिए? आपको सजेशन दे दो यार, आप हमेशा राव की एंटी बात करते हो, कोई एक सजेशन दे दो कि 12-13 सीटें कैसे निकल जाए, राव किन किन को लड़ा दे, कैसे कर दे? मैं आपसे बार बार पूछ रहा हूं, आप तो राजनीति के पूरे माहिर है, पूरे जानकार हैं। मोहन जी, मैं राव साहब के खिलाफ की बातें नहीं करता, मैं अपनी बातों से कि आप समझिए कि उनको इंडिकेशन ही देता हूं, राव साहब के वर्करों को बूस्टअप करता हूं, एक इंडिकेशन देता हूं उनको किस तरह का व्यवहार करना चाहिए और किस तरह से आगे की राजनीति। पहले मैंने हमेशा यही कहा था, अगर राव साहब को मुख्यमंत्री पद की मांग करनी चाहिए, जब तक मांगेंगे नहीं तो पद देगा कौन? करनी चाहिए, मांग करनी चाहिए, कर रहे हैं, अगर वो मांग करेंगे तो अहिरवाल की जनता उनके साथ खड़ी मिलेगी। नहीं, मांग कर रहे हैं आप, मांग रहे हैं अहिरवाल की जनता, लेकिन इन कार्यकर्ताओं के जो समर्थक है ना, उनको 2019 की है जो राव के साथ हुआ, वो तो नहीं बुला पाएंगे। पार्टी अगर किसी बात को नेता को, अगर अच्छे नेता को ऊपर से समर्थन नहीं देती, उसकी बातों को दरकिनार करती है, तो उसके वर्करों द्वारा इस तरह के मैसेज बिल्कुल दिए जाना भी एक पॉजिटिव वे है। अगर नेता को दरकिनार किया गया तो उसका अंजाम भी भुगतना पड़ेगा। ये इंडिकेशन समर्थन दिए जाने चाहिए, ये उचित भी है, मैं इसको गलत नहीं मानता हूँ, क्योंकि कोई भी नेता हो, अगर उसकी जो अगर रीढ़ की हड्डी होती है तो उसके समर्थक और कार्यकर्ता होते हैं, उनकी सही गाइडलाइन और उनके इंडिकेशन बहुत प्रभावी होते हैं राजनीति के अंदर। बिल्कुल बिल्कुल 19 में हमने, अभी 24 में हमने चुनाव में देखा कार्यकर्ताओं ने जिस तरीके से राव को जिताने के लिए अपनी ताकत झोंकी है, चाहे जिस भी तरीके से जीते, मार्जिन भले ही कम रहा तो कार्यकर्ताओं को हौसला कहीं ना कहीं बन गया कि इतनी खिलाफत के बाद भी तमाम नेता जो राव के खिलाफ थे, और अगर हम जीत के निकलते हैं, मार्जिन भले ही उन्होंने कम कर दिया लेकिन राव के गोडे अभी डिगे नहीं है, राव अब मजबूत है, बोला मैं जीत गया, 5 साल तो तुम्हारी नाक में नकेल जरूर डालूंगा, तो उनको तो टिकट आसानी से लेने नहीं देंगे, तो अब मान के चल लो। लेकिन अब ये मेरा बार बार सवाल दोनों से ही है चलते चलते कि राव को क्या करना चाहिए? भाई सीएम बनाना है दक्षिण हरियाणा से, चाहे आप आरती राव को जिता करके बनाओ, चाहे किसी और को बना करके जिताओ, या खुद बनो, तो उसके लिए कोई एक रोड मैप 2, 4, 5, 10 दिन के अंदर यहाँ आ जाए, ताकि अहिरवाल की जनता को लगे अब हमारे राव खड़े हैं। जैसे राव वीरेंद्र सिंह लड़ते थे, इंदिरा गांधी को वहां अपने कार्यालय में बुला दिया, उस तरीके का कोई मैसेज अगर राव दे दे तो ये मान के चल लीजिए कि दक्षिण हरियाणा से सीएम बनेगा। दोनों से 10-10 सेकंड में क्या जवाब आप दे रहे हो? भाई मोहनलाल जी, राव साहब अपनी बात बड़ी मजबूती से पार्टी प्लेटफॉर्म पर रख दी है। अभी लोकसभा इलेक्शन जीतने के बाद मंत्रालय जैसे नहीं मिला उन्हें ढंग का, उम्मीद कर रहे थे कैबिनेट मंत्री बनाया जाएगा, तो जो कार्यकर्ताओं में रोष था, कार्यकर्ताओं ने रोष अपना जाहिर किया और राव साहब को पता चला, वो बात भी ऊपर रख दी है। अब वो हाईकमान और पार्टी के उच्च पदाधिकारियों के बीच में राव साहब का क्या समन्वय हुआ है ये हमें ज्ञान नहीं है। कुछ ना कुछ तो बात जरूर हुई है, क्योंकि उन्होंने दफ्तर भी देर से ज्वाइन किया, पार्टी ने ज्वाइन करवाया बाद में। अब ये तो पता चल जाएगा अगले आने वाले 15-20 दिन 25 दिन में क्या हुआ क्या नहीं हुआ है।
मगर पार्टी आप मान के चलो राव कुछ करके दिखाएंगे, आप मान रहे हैं इस बात को? बिल्कुल 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 बिल्कुल। विनय जी, ये तो मान रहे राव कुछ करके दिखाएंगे। सुनो, करके दिखाने की यही बात है, या तो बीजेपी पार्टी को खत्म कर देंगे, 13 में से 1 सीट नहीं आएंगी, वरना यहाँ से मुख्यमंत्री बनेंगे। मैं आपको तोड़ की बात देखता हूँ ना। चलिए, ये तो अड़ गया आपकी बात है, ऐसा समर्थन होना चाहिए, बोलो टिट फॉर या तो मुख्यमंत्री बनेंगे, यार ये तो यहाँ से 13-0 का स्कोर रहेगा बीजेपी का। चलिए मोहन जी, पिछले 2 लोकसभा चुनावों से राव साहब को लगातार मुख्यमंत्री बनाने का दावा किया जा रहा है। जिस तरह का पार्टी के जब चुनाव आते हैं, प्रचार प्रसार किया जाता है कि इस बार मुख्यमंत्री बनेंगे, दक्षिणी हरियाणा से राव साहब बनेंगे, जो प्रचार किया जाता है ना, अब वो प्रचार में अब दम नहीं रहा। अब केवल बात है करो या मरो की, कुर्बानी देनी पड़ेगी। अब उस कुर्बानी के लिए राव साहब तैयार हैं या नहीं है, वो अपना दम दिखा पाते हैं नहीं दिखा, उस पर डिपेंड करेगा कि यहाँ से मुख्यमंत्री दक्षिण हरियाणा से बनेगा या नहीं बनेगा। अगर राव साहब केवल कार्यकर्ताओं को बूस्टअप करने के लिए, अपने साथ जोड़ने के लिए, एक झूठा ओरख खड़ा करने के लिए ये बातें कर रहे हैं, तो ये बातों की हवा आने वाले विधानसभा चुनाव में निकल जाएगी। और राव साहब हकीकत में चाहते हैं दक्षिणी हरियाणा से इस बार प्रबल दावेदारी मुख्यमंत्री की हो, तो उसके लिए उनको दोनों तरह से तैयार रहना पड़ेगा। अगर या तो पार्टी में इतना दबाव हो कि पार्टी उनकी बातें माने, और अगर पार्टी उनके दबाव को नहीं मानती है तो उन्हें खुले रूप से अपने निर्दलीय विधायकों को मैदान में उतारना पड़ेगा, चाहे उसका अंजाम कुछ भी हो। अंजाम कुछ भी हो। तो तमाम आप दोनों मेरे साथ जुड़े, और मुद्दा फिर वही था जिसपे हमने बात की कि राव सीएम बनेंगे तो उसके लिए राव को करो या मरो की स्थिति वाली में आना पड़ेगा, अपना दम दिखाना पड़ेगा अपने पिता की तरह। तमाम आप दोनों मेरे साथ जुड़े, अपनी अपनी बातें रखी, लेकिन बोबी राव जी ने जिस तरीके से आज डंके की चोट पे कह दिया, या तो मर जाएंगे या मार देंगे, ना तो अगर हमें कुछ अगर नहीं मिला तो आपका भी छीन करके मानेंगे, यानी कि साफ तौर पे तो कह रहे हैं कि बीजेपी का सफाया कर देंगे दक्षिण हरियाणा से। चलिए, अभी धीरे धीरे चुनाव और अपने परवान चढ़ेगा। तमाम नेता भी जो टिकट के दावेदार है मैदान में आएंगे, कुछ कार्यालय खुले हैं, कुछ तैयारी करिए, तमाम चीजें हैं। और इसी तरीके की राजनीति चर्चाएं जानने के लिए, देखने के लिए आप हमारे चैनल से बने रहे। तमाम आप दोनों मेरे साथ जुड़े। क्या भविष्य हो गया, राव साहब अपनी जो है मुख्यमंत्री की लड़ाई को किस तरीके से आगे बढ़ाएंगे, 2, 4, 5, 10 दिन में क्या पत्ते खुलेंगे, वो भी देखना होगा। फिलहाल आप मेरे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आएंगे नए अपडेट पे, तब तक के लिए नमस्कार।